एक बार जरा सोचिए, अगर जिस आंसर शीट के लिए आपने पूरा साल दिन रात मेहनत की हो, जिसके लिए कोचिंग, ट्यूशंस, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन सब कुछ झेला हो, वही आंसर शीट सही तरीके से इवैल्यूएट ही ना हो, तो ना इसलिए कि आपने गलत जवाब लिखा, ना इसलिए कि पेपर कठिन था, बल्कि इसलिए कि सिस्टम के किसी कोने में कोई सर्वर क्रैश हो गया, कोई स्कैन्ड पेज ब्लर हो गया, कोई सप्लीमेंट्री शीट अपलोड ही नहीं हुई, या सॉफ्टवेयर ने आपकी पूरी मेहनत को ठीक से पढ़ा ही नहीं। सुनने में ये किसी लचर और लाचार एजुकेशन सिस्टम की कहानी लग रही है, लेकिन 2026 के सीबीएसई रिजल्ट्स के बाद देश भर के हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। इस साल जब लाखों स्टूडेंट्स ने सीबीएसई पोर्टल पर लॉगिन करके अपना क्लास 12th का रिजल्ट देखा, तो कई बच्चों के लिए वो सिर्फ एक मार्कशीट नहीं थी, बल्कि शॉक, कंफ्यूजन और डिसबिलीफ का मूवमेंट बन गई। कई स्टूडेंट्स ने दावा किया कि उनके मार्क्स उम्मीद से बेहद कम आए। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर शीट की स्कैन कॉपीज देखी तो पेजेस ब्लर थे, अनरीडेबल थे, कहीं पर हैंडराइटिंग साफ नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ पेरेंट्स ने तो आरोप ये भी लगाया कि सप्लीमेंट्री शीट्स मिसिंग थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा पेजेस बच्चों ने एग्जाम हॉल में भरे थे, वे इवैल्यूएशन में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट जिसने पूरा साल मेहनत की, जिसका कॉलेज एडमिशन, करियर और फ्यूचर इन मार्क्स पर डिपेंड करता है, अगर उसे ये महसूस हो कि शायद उसकी कॉपी प्रॉपरली चेक ही नहीं हुई है, तो उस मानसिक स्थिति को समझना आसान नहीं है। सवाल उठना लाजमी है, क्या आंसर शीट को स्कैन करने की प्रक्रिया में खामियां हैं? क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है? क्या ओवरलोडेड डिजिटल सिस्टम अब एजुकेशन सिस्टम पर प्रेशर बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम प्रेशर से नहीं, बल्कि सिस्टम फेलियर के इस डर से भी अब लड़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सीबीएसई रिजल्ट 2026 को लेकर आखिर विवाद खड़ा क्यों हुआ है, स्टूडेंट्स क्या आरोप लगा रहे हैं, डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे काम करता है, और क्या वाकई टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सिस्टम को आसान बनाया है या फिर कहीं और ज्यादा जटिल। नमस्कार, मैं हूं पूनम मकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। इस पूरे विवाद के केंद्र में है सीबीएसई का नया डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल, जिसे नाम दिया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM। अब सवाल ये है कि आखिर ये OSM है क्या? दरअसल इस साल सीबीएसई ने क्लास 12 बोर्ड इवैल्यूएशन के लिए पूरे देश में बड़े स्तर पर OSM सिस्टम लागू किया। इससे पहले तक टीचर्स फिजिकल आंसर शीट पर लाल पेन से मार्किंग किया करते थे, लेकिन इस बार प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई। स्टूडेंट्स के आंसर बुक्स को पहले स्कैनिंग सेंटर पर डिजिटली स्कैन किया गया, फिर उस स्कैन्ड कॉपीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया और उसके बाद इवैल्यूएटर्स ने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर आंसर्स चेक किए। सीबीएसई का तर्क था कि इससे इवैल्यूएशन प्रोसेस तेज होगा, ह्यूमन हैंडलिंग कम होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और रिजल्ट्स जल्द तैयार हो पाएंगे। सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये मॉडल पूरी तरह से अव्यवहारिक नहीं लगता। दुनिया के कई इंटरनेशनल बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज पहले से ही डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम का उपयोग कर रही हैं। आईबी और कैम्ब्रिज जैसे बोर्ड्स में भी ऑन स्क्रीन चेकिंग लंबे समय से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन भारत की स्थिति अलग थी। यहाँ चैलेंज सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, बल्कि स्केल का था। सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार इस साल करीब 98 लाख आंसर बुक्स डिजिटली स्कैन की गई। अगर हर आंसर बुक में औसतन 20 पेजेस माने, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 1,96,00,000 पेजेस को बेहद कम समय में स्कैन, अपलोड और इवैल्यूएट करना पड़ा। यानी ये केवल एक एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं था, बल्कि देश के सबसे बड़े एजुकेशनल डिजिटाइजेशन एक्सपेरिमेंट में से एक था। अब सोचिए, इतने बड़े स्तर पर अगर स्कैनिंग में छोटी सी भी गड़बड़ी हो, सर्वर सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाए, अपलोडिंग प्रोसेस में कोई मिसमैच हो जाए या इमेज क्वालिटी खराब हो जाए, तो उसका असर सीधे लाखों स्टूडेंट्स के मार्क्स और फ्यूचर पर पड़ सकता है।
यहीं से शुरू होती है ये बहस जिसने इस साल सीबीएसई रिजल्ट्स को सिर्फ एकेडमिक इशू नहीं बल्कि डिजिटल गवर्नेंस और सिस्टम प्रिपेयर्डनेस की नेशनल डिबेट बना दिया। इतने बड़े स्केल पर डिजिटल इवैल्यूएशन लागू करना अपने आप में एक मैसिव लॉजिस्टिकल चैलेंज था और शायद यहीं से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ, क्योंकि आंसर शीट सिर्फ स्कैन ही नहीं करनी थी, उन्हें सिक्योरली अपलोड भी करना था, सर्वर पर प्रोसेस भी करना था और फिर इवैल्यूएटर्स को लिमिटेड टाइमलाइन के भीतर उन करोड़ों पेजेस को स्क्रीन पर चेक भी करना था। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब 13 मई को सीबीएसई ने क्लास 12th रिजल्ट घोषित किए। इस बार ओवरऑल पास परसेंटेज घटकर 85.20% रह गया, जबकि पिछले साल ये 88.39% था। पहली नजर में 3% की गिरावट बहुत बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन भारत जैसे देश में जहां बोर्ड मार्क्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते बल्कि कॉलेज एडमिशंस, स्कॉलरशिप्स, कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज और कैरियर डायरेक्शन तय करते हैं, वहां ये गिरावट तुरंत चर्चा का विषय बन गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यही वो साल है जब पहली बार नेशन वाइड लेवल पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया गया था। अब ये कहना जल्दबाजी होगी कि पास परसेंटेज में गिरावट का कारण सिर्फ ओएसएम सिस्टम ही था, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस कई फैक्टर्स से प्रभावित होती है। लेकिन टाइमिंग ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और यही सवाल धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में बदल गए हैं। रिजल्ट आने के बाद हजारों स्टूडेंट्स ने स्कैन्ड आंसर शीट्स और रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन करना शुरू किया। यहीं से सिस्टम पर दूसरा प्रेशर शुरू हुआ। 19 मई को रिवैल्यूएशन पोर्टल खोला गया, लेकिन पोर्टल खुलते ही शिकायतों की बाढ़ आने लगी। कई स्टूडेंट्स लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ के पेमेंट्स कट गए लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला। कई छात्रों ने बताया कि स्कैन कॉपीज डाउनलोड करने के लिए जो लिंक आया है वो काम ही नहीं कर रहा। कुछ एप्लीकेशंस बीच में ही एरर दिखाकर बंद हो गई और सबसे बड़ी समस्या ये कि कई स्टूडेंट प्रोसेस के बीच में ही फंस गए, क्योंकि अचानक पोर्टल मेंटेनेंस मोड में चला गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि सीबीएसई को डेडलाइन बार-बार एक्सटेंड करनी पड़ी। कारण साफ था, बड़ी संख्या में छात्र सिस्टम को प्रॉपरली एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। यानी कंट्रोवर्सी अब सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रही थी, अब सवाल पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठने लगे थे। क्या सिस्टम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए तैयार था? क्या सर्वर और बैकएंड की पर्याप्त टेस्टिंग हुई थी? क्या इवैल्यूएटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड इतनी बड़ी डिजिटल ट्रांजिशन के लिए वास्तव में तैयार था? या फिर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जल्दबाजी में इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी से पीछे रह गया? मामला धीरे धीरे इतना बड़ा कि आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सीबीएसई से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी और बाद में घोषणा की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की टेक्निकल टीम इस पूरे डिजिटल फेलियर की जांच करेगी और सिस्टम को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी बीच में आना पड़ा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पेमेंट गेटवे सपोर्ट के लिए शामिल किया गया। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का गुस्सा फूट चुका था और फिर सामने आया शायद सबसे गंभीर आरोप। दिल्ली के एक स्टूडेंट ने दावा किया कि पोर्टल पर अपलोड हुई उसकी फिजिक्स आंसर शीट उसकी थी ही नहीं। उसका कहना था कि हैंडराइटिंग अलग थी, आंसर्स अलग थे और अपलोडेड कॉपी उसकी ओरिजिनल पेपर से मेल ही नहीं खाती थी। बाद में सीबीएसई ने स्वीकार किया कि वहां मिक्सअप हुआ था और स्टूडेंट्स को उसकी ओरिजिनल आंसर बुक उपलब्ध कराई गई। इसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही कंसर्न उठाया। और अब जरा उस मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक 17 साल का छात्र जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में से एक की तैयारी करता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके नाम पर अपलोड हुई आंसर शीट शायद उसकी है ही नहीं। सिर्फ ये डर ही किसी भी स्टूडेंट्स का सिस्टम पर भरोसा हिला देने के लिए काफी है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सही मार्क करने के बावजूद उन्हें 0 मार्क्स दिए गए
ऑफिशियल्स के अनुसार OSM सिस्टम में MCQs को डिजिटल ओवरले के जरिए इवैल्यूएट किया जाता है, यानी स्कैन शीट पर सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड आंसर्स को डिजिटली मैच करता है। लेकिन अगर स्कैन अलाइनमेंट थोड़ा सा भी शिफ्ट हो जाए तो सिस्टम सही मार्क्ड ऑप्शन को पहचानने में फेल हो सकता है, और ये समस्या छोटी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आती है समस्या स्क्रीन फटीग की। कल्पना कीजिए, एक इवैल्यूएटर लगातार घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन पर हैंडराइटिंग आंसर्स पढ़ रहा है, वो भी इनकंसिस्टेंट स्कैन क्वालिटी और स्ट्रिक्ट डेडलाइन के बीच। जो फिजिकल आंसर शीट असल में परफेक्टली रीडेबल थी, वहीं स्कैनिंग के बाद स्मज, फेडेड और वॉश आउट दिखाई देने लगती हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो इवैल्यूएटर्स महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिस भी कर सकते हैं। एक आंकड़ा सामने निकलकर ये आ रहा है कि इस साल 68,000 से ज्यादा आंसर बुक्स ऐसी थी जिसकी इमेज क्वालिटी खराब होने के कारण उन्हें दोबारा स्कैन करना पड़ा। इतना ही नहीं, करीब 13,500 आंसर स्क्रिप्ट्स ऐसी बताई गई जिन्हें रिपीटेड स्कैन करने के बावजूद भी प्रॉपरली पढ़ा नहीं जा सका, और अंततः मैनुअल चेकिंग उनकी करनी पड़ी। सिर्फ ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि सिस्टम पहले से ही भारी दबाव में काम कर रहा था। अब निष्पक्ष रूप से देखें तो डिजिटल इवैल्यूएशन अपने आप में कोई गलत विचार नहीं है। इससे लॉजिस्टिक्स कम होते हैं, डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स बनते हैं और ट्रेसेबिलिटी आसान हो जाती है। समस्या मॉडर्नाइजेशन की बिल्कुल भी नहीं है, समस्या थी स्केलेबिलिटी की, समस्या है प्रिपेयर्डनेस की, और समस्या है एग्जीक्यूशन की। अब तक भी CBSE ने विस्तार से ये सार्वजनिक नहीं किया है कि इतने व्यापक टेक्निकल कंप्लेंट के बावजूद इवैल्यूएशन क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया गया। इस बीच राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया है कि लाखों छात्रों के एकेडमिक फ्यूचर को अव्यवस्था में धकेल दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले इन ग्लिचेस की आशंका का आकलन क्यों नहीं किया गया। लेकिन राजनीति से अलग हटकर भी असल सवाल यही है, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर बिल्कुल भी नहीं है। भारत के लाखों परिवारों के लिए, खासकर मिडिल क्लास और मॉडेस्ट बैकग्राउंड वाले हाउसहोल्ड्स के लिए क्लास 12th मार्क्स तय करते हैं कि छात्र अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे या नहीं, स्कॉलरशिप उनको मिलेगी या नहीं, और कई बार तो ये भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बचेंगी या खत्म हो जाएंगी। और इसलिए इवैल्यूएशन में छोटी सी गलती भी किसी स्टूडेंट के जीवन पर गहरा असर डाल सकती है। CBSE ने बाद में रिवैल्यूएशन फीस कम की, जहां एक्सेस पेमेंट डिडक्ट हुआ वहां रिफंड का आश्वासन दिया है, और डेडलाइंस कई बार एक्सटेंड भी की जा चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, क्या भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल बोर्ड नेशन वाइड डिजिटल इवैल्यूएशन एक्सपेरिमेंट को लागू करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर गया?